आज हम सब एक ऐसे शख्सियत से आप सबको रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने आप में मिसाल है। गजल और गीत की दुनिया में आपका अपना एक अलग स्थान है। जिनकी गजलों को लोग गुनगुनाते हैं, हो सके तो कोई एक सम्मा जलाइए, सियासत के इस अंधेरे को अब मिटाइए। ऐसे गजल के बोल लोगों के होठों पे देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। जिन गजलों को देश की प्रख्यात गजल गायिका सुभा मुद्गल जी ने स्वर दिया हो, ऐसे गजलकार, गीतकार और हम सब के आज के मेहमान आदरणीय शिव कुमार पराग जी का हम सब इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पराग जी धन्यवाद। पराग जी, हम सब लोग को बड़ा अच्छा लग रहा है आज इतने बड़े गजलकार, गीतकार जिनकी कई किताबें छप चुकी हैं, आज हम सब आपसे रूबरू हैं। गजल को एक अलग मकाम दिया है आपने। गजल से जुड़ाव कैसे हुआ आपका? हाँ, देखिए, गज़ल एक बहुत ही लोकप्रिय विधा है और जब हम कविता लिखते हैं तो वो पाठक को, श्रोताओं को तक पहुंचाने के लिए अपनी बात वो उस विधा का चयन करते हैं और कम्युनिकेट जिसको करना कहते हैं, संप्रेषित करना अपने विचारों को, भावों को, तो इसके लिए गज़ल एक बहुत ही सहज और प्रभावशाली विधा है। तो इसलिए हमने गज़ल का चयन किया कि क्यों ना इस विधा के माध्यम से हम अपने जो सोशल कमिटमेंट्स हैं, जो सामाजिक प्रतिबद्धताएं हैं, जो लोगों के तकलीफ़ के साथ कविता को खड़े करने की स्थिति है, उसके लिए हमने ये गज़ल और गीत को भी चुना। अगर हो सके तो अब कोई एक सम्मा जलाइए, ये गज़ल आपने कब लिखी थी? ये गज़ल देखिए, वैसे तो करीब 78-79 में लिखी गई थी और 80 में ये तमाम लोगों ने इसको गाना शुरू किया। सारिका में ये गज़ल छपी थी और तमाम नुक्कड़ नाट्य टीमों ने विभिन्न जन अभियानों में, जन आंदोलनों में इस गज़ल को अपने अपने ढंग से गाया और बाद में ओशन ग्रुप ने इसको सुभा मुद्गल जी और राम रहीम जी, उनकी एक टीम है ओशन की, उसने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से गाया है, जो काफ़ी चर्चित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पराग जी, ये पराग का मसला क्या है? पराग विशेषण कैसे जुड़ा आपके जीवन में? हाँ, देखिए, मैं तो सन 74 में जब मैं हाई स्कूल में था, यहीं बनारस में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। तो बनारस में क्वींस कॉलेज है लौरावीर बनारसी में, तो वहाँ से मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो कविताएं लिखना शुरू किया। उस समय आज अखबार बहुत चर्चित अखबार था बनारस का, तो उसमें मेरी कविताएं छपने लगी। तो हम लोगों के प्रिंसिपल साहब थे, श्री ओम नारायण सिंह जी थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप कविताएं लिखते हैं तो एक सृजन संबंधी कोई नाम होना चाहिए। तो उन्होंने ये नाम दे दिया और फिर मेरा नाम हो गया शिव कुमार पराग और तब से ये चल रहा है। और पहली रचना ध्यान है आपको कि आपने क्या की थी? देखिए, उस समय तो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था, जयप्रकाश जी बेनियाबाग पार्क में आए थे और आप जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र है, दुनिया का माना हुआ लोकतंत्र है और प्राचीन लोकतंत्र है और स्थापित लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र उस समय खतरे में पड़ा हुआ था, तो उसके विरुद्ध जयप्रकाश जी ने आंदोलन शुरू किया और उसमें मैं भी बेनियाबाग उनके भाषण को सुनने के लिए गया था। और एक जन आंदोलन और एक जनता में एक हलचल जो थी, उसको स्वर देने के लिए उस समय हमने कई कविताएं लिखी। उसमें से कुछ आज अखबार में भी छपी, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपी। तो इस तरह से आज अखबार में मेरी पहली कविता छपी और तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। कविता याद है आपको?
अब नहीं याद है। कविताएं हो गई। हाँ हाँ हाँ, अब तो नहीं याद है, लेकिन अभी तक कुल कितनी- भैया जी बनारसी थे उसके, उस समय साहित्य संपादक थे उसके, और वो नई प्रतिभाओं को बहुत ही आगे बढ़ाते थे। उनको सारे लोग बनारस के याद करते हैं, अच्छे अभी संपादक तक कुल कितनी रचनाएं आपकी प्रकाशित हो गई हैं? अभी तक मेरे 5 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, कौन कौन से? जिसमें एक है रोशनी के शब्द, ये गीत संग्रह है, अच्छा। और दूसरा है देख सको तो देखो, ये गज़लों का संग्रह है, जी। और तीसरा एक संग्रह है बर्फ़ की तहें टूट रही हैं, जी। ये मुक्त छंद की कविताओं का संग्रह है, और एक संग्रह दोहों का संग्रह है, दोहा भी मैं लिखता हूँ, तो दोहों की एक किताब आई, संग्रह आया, और उसका नाम था देश बड़ा बेहाल। जी। और देश बड़ा बेहाल का बताया कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त बहुत बड़े कवि वीरेंद्र डंगवाल जी थे, अब तो नहीं रहे, तो उन्होंने बदायूं में मेरे दोहा संग्रह देश बड़ा बेहाल का विमोचन किया था। उसमें दूरदर्शन के महानिदेशक लीलाधर मंडलोई जी और वरिष्ठ साहित्यकार माहेश्वर तिवारी जी, बहुत बड़े गीतकार हैं, वो थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी। मंडलोई जी मुख्य अतिथि थे, और तमाम वरिष्ठ साहित्यकार उसमें मौजूद थे, अशमुजा शुक्ल थे। एक भोजपुरी संग्रह भी आपके हैं? और भोजपुरी कविताओं का एक संग्रह आया, काहे रउआ बानी मन बेधिल। अंग्रेजी में कहा जाए तो वाई आर यू सो सैड, तो काहे रउआ बानी मन बेधिल, ये इस नाम से किताब आई, शांति निकेतन से आई। और बांग्ला में भी मेरी कविताओं के अनुवाद हुए। अच्छा। तो बांग्ला भाषी पता नहीं क्यों मेरी भोजपुरी कविताओं को बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं। हाँ बहुत पसंद करते हैं। और भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता में है, जी। और बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, तो उसकी एक पत्रिका निकलती है वागर्थ। अच्छा। तो वागर्थ ने, जबकि वो हिंदी की पत्रिका है, हाँ, देखिए। लेकिन उसके संपादक थे डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, बहुत बड़े आलोचक और संपादक। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन भोजपुरी कविताओं में कुछ ऐसा है कि मैं छापना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा एक चैता, लोक भाषा का चैता, और एक भोजपुरी की गज़ल, ये उन्होंने वागर्थ पत्रिका में छापी। फिर बाद में एकांत श्रीवास्तव जी, बहुत बड़े कवि हैं, वो संपादक हुए, तो उन्होंने फिर मेरी हिंदी की कविताएं छापी। भोजपुरी में जो सबसे ज़्यादा पसंद आपको अपनी ही कविता आई हो, वो आप दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? अच्छा देखिए, वो तो देखते हैं, कोई एक देखा है, जिंदगी के बारे में है। तो ये गज़ल है? हाँ, भोजपुरी की गज़ल है, गज़लें। भोजपुरी गज़ल? हाँ हाँ, ये एक नया ट्रेंड हाँ। था। और भोजपुरी में जो गज़लें हमने कही, तो उसका बड़े साहित्यकारों ने बड़ा स्वागत किया, और कहा कि ये नई उठान लेती भोजपुरी है। ये अरुण कमल, प्रोफेसर अरुण कमल जी, बहुत बड़े हिंदी के कवि हैं, उन्होंने कहा था, ये कमेंट किया था। तो देखें, 2-4 शेर देखें भोजपुरी गज़ल के, कि आह वाह जिंदगी में बा, आह वाह जिंदगी में बा, धूप छाह जिंदगी में बा, मंजिल मिली मिली तय हो, मंजिल मिली मिली तय हो, अगर चाह जिंदगी में बा, अगर चाह जिंदगी में बा, और सुनत करेजा फाटेला, ऊ कराह जिंदगी में बा, झूठ साँच सब देखे ले, ऊ निगाह जिंदगी में बा, और ठाना तो पहाड़ चढ़ जइबा, ठाना तो पहाड़ चढ़ जइबा, ऊ उछाह जिंदगी में बा, और हार न माना बैठा मत, हार न माना बैठा मत, बहुत राह जिंदगी में बा, बहुत राह जिंदगी में बा। तो एक आशावाद को जगाती हुई ये भोजपुरी की गज़ल है। इस तरह महाराज जी, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई आपकी? देखिए, मैं इंटरमीडिएट तक तो क्वींस कॉलेज, क्वींस बनारस में ही हुई, और प्राइमरी की जो शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा, वो तो गांव में हुई। लेकिन गाँव कहाँ आपका? गांव हमारा एक
दिघार है, वो है गांव। लेकिन हमारे पिताजी और कहाँ बनारस में आ गए किस लोग, जिले में है दिघार? वो बलिया में है। बलिया में। और मौलिक रूप से आप लोग बलिया के रहने वाले हैं मूलतः, लेकिन काफ़ी एक 30-40 वर्षों से हम लोग बनारस में। तो मेरी शिक्षा दीक्षा और सब कुछ जो है तो बनारस से। सेवा में भी, बैंकिंग सेवा में आप रहे अधिकारी? हाँ, मैं कब सेवा में जो जाना कि सेवा में सन 1982 में आया, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे उस समय, गाँवों की सेवा करने के लिए स्थापना हुई थी इनकी 1975 में। तो फिर मैं 1982 में इससे जुड़ा, और थोड़ा सा इसका एक गांव जाना हुआ। तो 40 साल तक बहुत कुछ गाँवों में मैं भटकता रहा रोजी रोटी के चक्कर में, लेकिन उसका लाभ साहित्य को मिला। और मेरे सर्जना में वो गांव आया। कैसे समय निकालते थे सेवा करते हुए? वहाँ टारगेट्स होंगे, चुनौतियाँ होंगी। हाँ, फिर उस तनाव से मुक्त होकर के रचनाओं का सृजन करना अपने आप में बड़ी बात है। जी, बड़ी बात बिल्कुल है कि वो लक्ष्य भी पूरे करने रहते थे। लेकिन संयोग देखिए कि जब आप अच्छे मन से और अच्छे संकल्प से किसी यात्रा पर निकलते हैं तो, और लोगों की सेवा करते हैं, तो आपको लोगों की दुआएं मिलती हैं, शुभकामनाएं मिलती हैं। तो मैंने गांव घूम करके गांव के लोगों की बड़ी अपने यथाशक्ति सेवा की। उसका एक उनकी दुआएं मिलती रहीं, और उसका ये लाभ हुआ कि मेरे लेखन में गांव की जो व्यथा है, विसंगतियां हैं जो हम देखते थे, ये बिल्कुल नज़दीक से देखने का मौका मिलता था। उससे मेरी कविताएं बहुत समृद्ध हुई। हम लोगों ने अभी आपके भोजपुरी गजल सुनी, गीत में भी लगभग सभी विधाओं में आप रचना करते हैं। जी जी जी। तो अपने कोई एक गीतों को हमारे दर्शकों को आप सुनाएं जो आपको पसंद हो। अच्छा, एक गीत मैं सुनाता हूँ आपको। वैसे तहत नहीं सुना दे कि कैसी भी तरह सुनाइए, स्वर में सुना सकते हैं, स्वर में सुनाइए। एक गीत आप सुने वैसे कि जो भारतीय लोकतंत्र में जो स्थितियां बनती रही हैं और जनता छली जाती रही है, तो उस पर एक गीत हमने लिखा था कि जाने कैसे बदल गए, जाने कैसे बदल गए, कहलाते थे जो फौलादी, कहलाते थे जो फौलादी, सांचे के साथ ढल गए। जाने, सांचा मतलब सिस्टम में वो ढल गए। जाने कैसे बदल गए, कहलाते थे जो फौलादी, सांचे के साथ ढल गए। तो आंधी आए चाहे पानी, कहते थे हम नहीं हिलेंगे, अग्निपताका लेकर हाथों में तूफानी चाल से चलेंगे। जाने कैसे बदल गए, जाने कैसे बदल गए, पर्वत के हौसले लिए थे जो, पर्वत के हौसले लिए थे जो, धूप लगी तो पिघल गए। जाने कैसे बदल गए, बदल गए, जाने कैसे। तो टूटे छप्पर वाले दिन अपने, ढहती दीवारों की रातें, कहते थे याद रहेंगी हमको भूखी मड़ई वाली बातें। जाने कैसे बदल गए, जाने कैसे बदल गए, चुनी हुई आँखों वाले थे जो, चुनी हुई आँखों वाले थे जो, अंधेपन पर मचल गए। जाने कैसे बदल गए, बदल गए, जाने कैसे, जाने। ये बहुत सुंदर प्राग जी, ये गीत था। सेवानिवृत्ति कब हुई आपकी, कब रिटायर हुए? ये सेवा से अभी 2 साल पहले मैं
उसके बाद सेवानिवृत्त हो साहित्य गया। सृजन में गति बढ़ी। हाँ, उसके बाद फिर तमाम जो रचनाएं इधर उधर बिखरी हुई हैं, इन 40 वर्षों में बहुत सी कविताएं लिखी जो कहीं खो गई, कहीं रखा गई, इधर उधर हो गई। अब उनको मैं सहेज रहा हूँ, कुछ मिल रही, कुछ नहीं मिल रही है, कुछ नए ढंग से फिर एक सेकेंड फेज जिसको कहा जाए वो शुरू हुआ है, और नए संग्रह मेरे तैयार हो रहे हैं, वो आप जल्दी लोग ही प्रकाशित होंगे। इतने बड़े पैमाने पर रचना कर रहे हैं, सार्थक हर तरह की रचना कर रहे हैं। भोजपुरी में आज जिस तरह के दो अर्थी गीतों का या जो गिरावट आई है, अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर गीतकार आपस में लड़े झगड़े, एक दूसरे पर कीचड़ उछाले, कैसे देखते हैं आप भोजपुरी या रचनाओं को जो रूप दिया है आज के समय में भोजपुरी फिल्मों में जो गीत गाते हैं लोग, उन लोगों ने उसको किस दृष्टि से देखते हैं? और हाँ, तो विनय जी बहुत प्रासंगिक प्रश्न आपने किया है। दरअसल भोजपुरी बहुत मीठी बोली है, और भोजपुरी में हमेशा से प्राचीन काल से ही जनता के दुखों से जुड़कर लोग लिखते रहे हैं। उसके सुख से और दुख से दोनों से जुड़े हुए गीत आपको मिलेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक, और जो वैराग्य है उस तक, हर तरह के गीत भोजपुरी में मिलेंगे, और बहुत स्तरीय गीत मिलेंगे। भिखारी ठाकुर एक बहुत बड़ा नाम है जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं, और जिन्होंने एक उस ज़माने में सामाजिक विसंगतियों के विरुद्ध अपने नाटकों के माध्यम से संघर्ष किया और चेतना जगाई। और उस भोजपुरी का जो यह हाल है जिसमें विदेशिया जैसी संप्रेषित करने वाली देश की रचना लिखी गई हो, और उस भोजपुरी में आज जो द्विअर्थी गाने आ रहे हैं वो देख करके शर्म आती है। जो अच्छे लोग हैं वो शर्मिंदा होते हैं। पता नहीं उस तरह के अश्लील गाने वालों और लिखने वालों को कब शर्म आएगी। ये एक अभी जो रचनाओं में छंद मुक्त रचनाओं का बड़ा चलन शुरू हुआ है जी। आखिर छंदों के बारे में ये जानकारी की कमी की वजह से हुआ है, या तुक बैठा करके एक चलन शुरू हो गया और कोई भी उसको कर ले रहा है? इन दोनों में क्या फर्क समझते हैं? देखिए, जो छांदसिक कविता है, गीत, गज़ल, मुक्तक, रुबाई, ये सब जो है ये एक अलग कविता का ढंग है। और छायावाद के एक बहुत प्रमुख कवि निराला थे। तो निराला को एक समय ये महसूस हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे और गज़लें भी लिखी निराला जी ने। बाद में उन्होंने कविता की मुक्ति का एक चलन शुरू किया और मुक्त छंद की कविताएं लिखी। और निराला की जो मुक्त छंद की कविताएं हैं उनमें भी एक ख़ास तरह की लय है, और इसीलिए निराला की मुक्त छंद की कविताएं भी बहुत चर्चित हुई। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, या और भी सरोज स्मृति की, अपनी बेटी की याद में जो उन्होंने सरोज स्मृति कविता लिखी, बहुत चर्चित हुई। तो दोनों का एक अलग मूड है, अलग अलग मूड है। दोनों विधाएं बहुत सशक्त हैं, बशर्ते कि लिखने वाला उसको साध ले ये है। तो मुक्त छंद की आपको मैं कुछ कविताएं सुनाऊं। एक सुनाइए। एक आप देखें कि ये आशावाद पर है, जो कि पतझड़ के बाद वसंत आता है। तो सूनी सूनी डाली पर निकल आई है नई नई कोपल। सूनी सूनी डाली पर निकल आई है नई नई कोपल, उदास मन में औचक जगी उम्मीद की तरह। क्या बात है। उदास मन में औचक जगी उम्मीद की तरह। और इसी तरह एक छोटी सी कविता है, देखें कि मैं चाहता हूँ खिलूँ तुम कहोगे गुलाब की भांति या गुलमोहर की तरह।
लेकिन नहीं, वक्त की टहनियों पर फूल होने को बहुत हैं। उन्हें होने दो गुलाब, उन्हें होने दो गुलमोहर। मैं चाहता हूँ खिलूँ कि जैसे पसीने में हंसते लोहार की भट्ठी में खिलते हैं अंगारों के फूल। मैं चाहता हूँ खिलूँ कि जैसे पसीने में हंसते लोहार की भट्ठी में खिलते हैं अंगारों के फूल। मेरी इच्छा है दहकना। मैं चाहता हूँ खिलूँ कि जैसे खिलते हैं अंगारों के फूल, लोहार की भट्ठी या रोटी सेकती माँ की अंगीठी में। आज के नए रचनाकार जो इस विधा से जुड़ रहे हैं, तमाम विधाओं से, खासकर काव्य विधा से, जो आप लगभग काव्य के सभी क्षेत्र में आप रचनाएं कर रहे हैं और आ भी चुकी हैं, उन सभी रचनाकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हम जिस समय में रह रहे हैं, हमारी जो देश काल की परिस्थितियां हैं, और जो सामान्य आदमी है, जो आम आदमी है, उसके जो दुख दर्द हैं, उन्हें छोड़ करके कोई भी रचना करना अप्रासंगिक होगा। उनके दुखों से, उनके सुखों से जुड़कर और सामाजिक सरोकारों से जुड़कर रचना करिए। सभी मैं जो नए आने वाले साथी हैं, रचनाकार साथी, उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि समाज और समय को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए वो सृजन कार्य करें। हमारी उनके चलते चर्चित गज़ल हम लोग सुन लें। एक दो चार शेर देखें कि तिनका तिनका जुटा के लाती रही, जिंदगी घोंसला बनाती रही। तिनका तिनका जुटा के लाती रही, जिंदगी घोंसला बनाती रही। और पाँव मेरे फिसल गए होते, मेरी कविता मुझे बचाती रही। पाँव मेरे फिसल गए होते, मेरी कविता मुझे बचाती रही। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कविता संस्कारित करती है व्यक्ति को, समाज को भी संस्कारित करती है, उसके मन को संस्कारित करती है। तो उसी अर्थ में हमने कहा कि पाँव मेरे फिसल गए होते, मेरी कविता मुझे बचाती रही। और जब भी गिरने लगा तो दौड़ पड़ी, जब भी गिरने लगा तो दौड़ पड़ी, मेरी कविता मुझे उठाती रही। और झिलमिलाती सी एक लौ है यह, झिलमिलाती सी एक लौ है यह, आंधियों को सबक सिखाती रही। तिनका तिनका जुटा के लाती रही, जिंदगी घोंसला बनाती रही। बहुत खूब, आपने हम लोगों को इतना कीमती समय दिया पराग जी, बहुत सारी जानकारी हम सब लोगों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई विनय जी। ये आज के मेहमान आदरणीय शिव कुमार पराग जी, जिनसे हम लोगों ने बातचीत की, ढेर सारी उनकी रचनाओं के बारे में, उनके काव्य की जो रचनाएं हैं हर विधा में, उनकी कुछ रचनाओं को हम लोगों ने सुनी भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।